हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to study 10th chapter of science. The name of this chapter is soil erosion and conservation. It means मिट्टी का कटाव और मिट्टी का बचाव या उसका संरक्षण. In this chapter we are study about the soil formation, layers of soil, soil erosion and causes, soil conservation and methods. फर्स्ट वी हैव रीड अबाउट द सॉइल। मिट्टी क्या होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। बच्चों, मिट्टी क्या होती है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आपने मिट्टी को चारों ओर देखा होगा। जो सॉइल है हमारे चारों ओर पाई जाती है। जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं, खड़े होते हैं, वो ज़मीन भी मिट्टी से ही बनी है। The topmost portion of the earth crust is made up of rocks and soil. Soil is the most important medium for plants' growth. Not only plants but almost all living organisms depend on soil for their existence. Many animals like rabbit, moles, earthworms, snakes, rats, etc. live in the soil. Soil also contains minerals. अर्थ क्रस्ट की सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन जो है वो आपकी रॉक्स और सॉइल से मिलकर बना हुआ है। प्लांट जिसमें ग्रोथ करते हैं वो सॉइल ही है। सॉइल प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सॉइल ना केवल प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि और भी कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कई एनिमल्स जैसे रैबिट, मोल, अर्थवर्म, स्नैक, रैट, ये सब भी ज़मीन के अंदर मिट्टी में ही रहते हैं। इसके अलावा मिट्टी में आपके मिनरल्स भी मीन्स खनिज भी पाए जाते हैं। नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द सॉइल फॉर्मेशन, मीन्स मिट्टी किस तरीके से बनती है। There are many types of soil. The composition of soil, the texture and the color are different at different places. The thickness of soil are also varies from place to place. Soil कई टाइप्स की होती हैं। Soil का composition, टेक्सचर और उसका कलर डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट होता है। यहाँ तक कि उसकी थिकनेस जो होती है वो भी डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट होती है। मतलब प्लेस टू प्लेस उसकी थिकनेस भी चेंज होती रहती है। Soil profile. Soil consists of 3 layers. The uppermost layer of the soil is called topsoil. Most of the plants grow here. Roots are fixed in the topsoil. The soil below the topsoil is subsoil. It is hard with mostly small rocks. The roots of big trees only can reach this soil to fix them firmly into the soil. Below the subsoil, the soil has only big rocks. Roots cannot pass through this layer and it is known as the bedrock. सॉइल 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे ऊपर की सॉइल को टॉप सॉइल कहा जाता है। इसी सॉइल के अंदर जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं टॉप सॉइल में ही फिक्स्ड रहती हैं। टॉप सॉइल के नीचे सब सॉइल पाई जाती है। ये थोड़ी हार्ड रहती है क्योंकि इसमें कुछ स्मॉल रॉक्स भी पाई जाती हैं। जो बड़े पेड़ होते हैं केवल उन पेड़ों की जड़ें ही इस सॉइल तक पहुँच पाती हैं उनको फर्मली फिक्स्ड रखने के लिए। सब सॉइल के नीचे बिग रॉक्स पाई जाती हैं। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वही यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ तक जो पेड़ों की जड़ें हैं यहाँ तक पार नहीं कर पाती, इस तक पास नहीं हो पाती हैं, तो इन्हें बेड रॉक कहा जाता है। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द सॉइल इरोशन। व्हाट इज सॉइल इरोशन? द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल इज नोन एज द सॉइल इरोशन। सॉइल की जो अपर लेयर होती है, टॉप सॉइल जो होती है, उसे कैरी करके कहीं दूर ले जाना ही सॉइल इरोशन कहलाता है। Soil is formed from rocks. As soil is lighter than the rocks, it can easily be carried away from one place to another through wind or flowing water or even by man's activity like mining. Mining not only clears the trees, it also increases pollution due to the dust that comes from the mining fields and also makes the soil infertile. सॉइल रॉक्स से मिलकर बनी होती हैं। रॉक्स काफ़ी भारी होती है लेकिन सॉइल बहुत ज़्यादा लाइट होती है जो इजीली आपके वन प्लेस से दूसरे प्लेस जो है कैरी की जा सकती है। विंड और जो फ्लोइंग वाटर होते हैं उसे इजीली कैरी करके ले जाते हैं। और कुछ मैंस की भी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे माइनिंग के द्वारा भी जो सॉइल है वो आपकी सॉइल इरोजन हो जाता है। माइनिंग केवल पेड़ों को ही साफ नहीं करते हैं, ये पॉल्यूशन को भी इंक्रीज करते हैं। और पॉल्यूशन कैसे बढ़ता है यहाँ पर? क्योंकि डस्ट की वजह से। माइनिंग जब होती है तो जो सॉइल इरोशन होता है उसकी वजह से डस्ट आती है और डस्ट की वजह से पॉल्यूशन आपकी इंक्रीज हो जाता है।
और इसी की वजह से जो सॉइल होती है वो इनफर्टाइल या अउपजाऊ हो जाती है। सॉइल इरोशन से जो अर्थ की सरफेस होती है वो अनइवन हो जाती है। Now we have discussed about the effect of soil erosion. Soil erosion exposes the less fertile subsoil to the surface. Plants cannot grow healthy in less fertile soil. If soil erosion continues for a long time, a fertile land may turn into a desert. सॉइल के इरोजन से जो उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ते हैं, सॉइल के ही ऊपर कुछ इफ़ेक्ट पड़ते हैं, अब उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सॉइल इरोशन से जो टॉप सॉइल होती है वो तो आपके वहाँ से कैरिड आउट हो ही जाती है, लेकिन उसके अंदर की जो सब सॉइल होती है वो भी एक्सपोज हो जाती है, वो भी बाहर निकलने लगती है, सरफेस के ऊपर आ जाती है। इस सॉइल के अंदर जो लेस फर्टिलिटी के कारण जो प्लांट होते हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर सॉइल इरोशन कंटिन्यूज़ होता है, लंबे समय तक के लिए कंटिन्यू होता है, तो कोई भी फर्टाइल लैंड डेजर्ट बनने में टाइम नहीं लगाता है, फर्टाइल लैंड को डेजर्ट बन जाता है, जल्दी ही डेजर्ट बन जाता है। The washed out topsoil which is carried away by the running water will be deposited in the riverbed or into the sea. The deposition of the fertile topsoil is known as the silting. सॉइल इरोशन में जो टॉप सॉइल होती है वो आपकी कैरिड की जाती, कैरिड अवे होती है, किसके द्वारा? रनिंग वाटर के द्वारा कैरिड होती है। तो ये जो डिपोजिशन है टॉप सॉइल का वो कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है? रिवर बेड या आपके जो सी होते हैं, सी के किनारे इकट्ठी हो जाती है। जो टॉप सॉइल होती है वो वहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरीके के डिपोजिशन को, जो फर्टाइल टॉप सॉइल होती है वो डिपोजिशन जो हो जाता है उसको हम सिल्टिंग कहते हैं। फैक्टर्स और एजेंट कॉजिंग सॉइल इरोशन, जो फैक्टर्स और एजेंट है सॉइल इरोशन को करने के लिए, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले है आपकी विंड। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अवे गुड अमाउंट ऑफ टॉप सॉइल विच इज़ लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्योंकि टॉप सॉइल वेट में बहुत ज़्यादा हल्की होती है, तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो उसे कैरी करके वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाती हैं। सेकेंड है वाटर। Rain water washed away the topsoil. Floods carry more topsoil in the form of silt. रेन वाटर भी टॉप सॉइल को बहाकर दूसरी जगह ले जाता है। रेन वाटर में जब फ्लड्स हो जाते हैं, जो बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ में भी जो टॉप सॉइल होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके इकट्ठी हो जाती है, जिसे सिल्ट कहते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफॉरेस्टेशन, मीन्स वृक्ष या जंगलों की कटाई। कटिंग ऑफ ट्रीज और प्लांट्स इज़ नोन एज द डिफॉरेस्टेशन। जो पेड़ों को काटना या पौधों को काटना होता है वही आपके डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। व्हेन ट्रीज आर क्लियर्ड ऑफ द लैंड, the roots dry up and cannot hold the topsoil. The soil becomes loose, which in turn leads to soil erosion. जब पेड़ों को ज़मीन पर से साफ़ कर दिया जाता है तो उनकी रूट्स भी ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो टॉप सॉइल को होल्ड नहीं कर पाती हैं, पकड़ के नहीं रख पाती हैं। इसके कारण क्या होता है, जो सॉइल होती है वो लूज़ हो जाती है, और इसी की वजह से, सॉइल लूज़ होने की वजह से उस जगह से सॉइल इरोशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसे आप एक एक्टिविटी के द्वारा भी करके देख सकते हैं। आप किसी गार्डन में जाइए, वहाँ गार्डन में से किसी छोटे से पौधे को उखाड़ कर देखिए, और उसको आप लूजली उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे उसके जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, उसमें मिट्टी चिपक के आ जाती है, उसमें कुछ मिट्टी होल्ड रहती है। तो अगर यही कारण है, जब जंगलों को साफ़ कर दिया जाता है तो जो मिट्टी होती है, वहाँ की जो सॉइल होती है, वो पेड़ों के कटाव की वजह से क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है। उसी की वजह से वहाँ पर क्या होता है, आपके सॉइल इरोशन होना स्टार्ट हो जाता है। Overgrazing by cattle also leads to soil erosion. As there is no coverage by grass, the soil becomes loose. Overgrazing is one of the major causes of soil erosion. ओवरग्रेजिंग मीन्स क्या होता है, किसी भी जगह की जो कैटल्स होते हैं, जो गाय भैंस बकरी वगैरह जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, पूरी घास जो चढ़ जाते हैं उसे ही ओवरग्रेजिंग कहा जाता है। ओवरग्रेजिंग से भी सॉइल इरोशन होता है। अगर किसी जगह से अगर घास हट जाती है वहाँ से, तो जो सॉइल होती है वहाँ की वो लूज़ हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, आपके सॉइल इरोशन हो जाता है। तो ओवरग्रेजिंग भी सॉइल इरोशन में मेन एजेंट, सॉइल इरोशन का मेजर कॉजेस है।
नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट दी सॉइल कंजर्वेशन। अभी तक हमने सॉइल के इरोशन के बारे में स्टडी किया है, जो मिट्टी का कटाव होता है उसके बारे में स्टडी किया था। अब हम सॉइल को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसको संरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोशन इज़ नोन एज द सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को सॉइल इरोशन से बचाना ही क्या कहलाता है, सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। और जो सॉइल इरोशन वो होता है वो किसकी वजह से होता है, बीइंग ब्लोन अवे बाय द विंड और वॉश्ड अवे बाय द वाटर। जो हवा है वो उसे उड़ा कर ले जाती है और जो रनिंग वाटर होता है वो उसे एक जगह से दूसरी जगह बहा कर ले जाता है। उसकी वजह से ही आपके सॉइल इरोशन मोस्टली होता है। सॉइल इरोशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ अस, especially to the farmers. It is our duty to control it. Wind, rain and floods are the natural forces which are responsible for soil erosion. But these are not in our control. So we have to adopt some methods to conserve the soil. सॉइल इरोशन जो है वो हम सब के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है, स्पेशली फार्मर्स के लिए भी। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि इसके ऊपर हम कंट्रोल करें। विंड, रेन और फ्लड्स जो है वो नेचुरल फोर्सेस हैं जो कि सॉइल इरोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए हम कुछ मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व करें। यहाँ पर कुछ मेथड दिए जा रहे हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। मेथड टू कंजर्व द सॉइल फ्रॉम इरोशन। मेथड टू कंजर्व द सॉइल फ्रॉम इरोशन मीन्स मिट्टी को जो कटाव होता है उसको बचाने के यहाँ पर कुछ मेथड दिए जा रहे हैं जिसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे। ए है यहाँ पर प्लेन फील्ड में। प्लेन फील्ड में हम किस तरीके से सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, बाय ग्रोइंग ग्रास और बाय प्लांटिंग फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स और ट्रीज़ के द्वारा। बी है फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड में। तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में हम किसके द्वारा कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को, बाय अवॉइडिंग ओवरग्राजिंग के द्वारा। सी है इन क्रॉप फील्ड मीन्स जो खेत होते हैं उसमें हम किसके द्वारा सॉइल को कंजर्व करेंगे, बाय मेकिंग बंड्स। बंड्स किसे कहते हैं, ये आर्टिफिशियल तटबंधन होता है जो बांध या नदी पर मिट्टी के कटाव को रोकने से बचाने के लिए बनाया जाता है। बाढ़ से जो मिट्टी का कटाव हो जाता है उससे बचाने के लिए इस आर्टिफिशियल तटबंधन को, बंड्स को बनाया जाता है। डी है हिल्स ऑन हिल स्लोप्स मीन्स पहाड़ी क्षेत्रों में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में हम बाय टेरेस फार्मिंग के द्वारा भी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ई है ऑन फील्ड नियर रिवर्स मीन्स नदी के किनारे के जो खेत होते हैं वहाँ पर हम सॉइल को इरोज होने से किस तरीके से बचा सकते हैं। फर्स्ट है बाय मेकिंग एम्बैंकमेंट और सेकंड है आपका बी बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। इज एम्बैंकमेंट a wall of stone or earth that is built to stop a river from flooding or to carry a road or railway means नदी के पानी को किनारों पर बहने से रोकने अथवा सड़क या रेलवे लाइन बनाने के लिए इसके दोनों ओर जो पत्थरों से बनी हुई या मिट्टी की दीवार से बनी हुई जो दीवार होती है उसी को एम्बैंकमेंट कहा जाता है। बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स को तो आप समझ ही गए होंगे मीन्स बांध बनाकर। बांध के बनाने से भी हम पानी को बहने से या मिट्टी को बहने से रोक सकते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट्स इन डिटेल्स। A in plain fields by growing grass. If the plain field can be covered with grass or some fast growing plants just to cover the soil, we can avoid the loss of topsoil. Grass plants, which are also known as the runners, cover the soil fast and hold the soil with their fibrous roots. अगर हम प्लेन फील्ड को फास्ट ग्रोइंग प्लांट से या फिर ग्रास से कवर्ड करके ग्रास लगाकर उसको कवर कर दें तो टॉप सॉइल को लॉस होने से बचा सकते हैं। ग्रास प्लांट को रनर्स भी कहा जाता है, तो वो जल्दी ही जो पूरा लैंड होता है उसको जल्दी ही कवर कर लेता है अपनी फाइबरस रूट से। फाइबर रूट्स में बहुत सारी रूट्स होती हैं जिसके द्वारा जो सॉइल होती है वो आपकी होल्ड हो जाती है। सेकेंड है बाय ग्रोइंग मोर प्लांट्स एंड ट्रीज टू सेव द टॉप सॉइल। ट्रीज और स्मॉल प्लांट्स कैन बी प्लांटेड हुज रूट्स कैन होल्ड द सॉइल टाइटली एंड अवॉइड सॉइल इरोशन। प्लांटिंग के लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इज नोन एज द एफोरेस्ट्रेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट और ट्रीज़ लगाकर भी हम सॉइल को इरोज होने से बचा सकते हैं।
टॉप सॉइल को सेव करने के लिए हम ट्रीज़ और कुछ स्मॉल प्लांट्स को प्लांट कर सकते हैं, जिनकी जड़ें जो होती हैं उसको टाइटली ज़मीन को, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिससे सॉइल इरोज होने से बचता है। प्लांट को लार्ज नंबर में लगाना ही एफॉरेस्ट्रेशन कहलाता है, जिसे वृक्षारोपण भी कहते हैं। इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में हम ओवरग्रेजिंग को अवॉइड करके सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। इन क्रॉप्स फील्ड और एग्रीकल्चरल लैंड, soil erosion can be prevented by making high boundaries of mud in the form of bunds. Big farms can be divided into small fields area with boundaries. सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करने के लिए जो फॉर्म्स होती हैं, जो खेत होती हैं, उनमें हाई बाउंड्रीज जो बना दी जाती हैं, उसे ही बंड्स कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े खेतों को छोटी छोटी बाउंड्रीज के द्वारा फील्ड्स को डिवाइड कर दिया जाता है। डी इन हिल स्लोप्स, hilly areas are slanting, so the rainwater flows very rapidly, unlike in plains. As the water flows, it carries the topsoil with it. So to avoid this wastage, the hilly areas can be made into steps or terraces. This slows down the flow of water. Plantation on such step will drastically reduce the erosion of soil. This method of farming which prevents soil erosion is known as the terrace farming. जो पहाड़ी एरिया होते हैं वो स्लैंटिंग होते हैं, तो जो रेन वाटर होता है प्लेन एरिया में इतनी जल्दी से नहीं बहता है जितना कि हिली एरियाज़ में आपके बहुत जल्दी बहकर चला जाता है। तो जो वाटर बहकर जाता है तो अपने साथ में क्या लेकर जाएगा, टॉप सॉइल को भी बहाकर ले जाएगा। टॉप सॉइल के वेस्टेज को रोकने के लिए हिली स्लोप्स पर क्या बनाए जाते हैं, हिली एरियाज़ में टेरेस फार्मिंग की जाती है, स्टेप्स फार्मिंग की जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं। इससे जो पानी का बहाव होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। इन्हें सीढ़ी नुमा खेत भी कहा जाता है। तो इस तरीके की स्टेप्स पर जो प्लांटेशन किया जाता है उससे सॉइल इरोशन को बचाया जा सकता है। और इस तरीके की फार्मिंग को जो सॉइल इरोशन को प्रिवेंट होने से बचाती है उसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। ऑन फील्ड्स नियर रिवर्स, dams and embankments are useful in checking soil erosion. During heavy rains and floods, the rivers overflow and wash the topsoil from nearby fields and make them infertile for the next crop. Embankments are usually built on the banks of river with stones or rocks. डैम्स और एम्बैंकमेंट जो हैं वो सॉइल इरोशन को रोकने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है या कभी नदियों में कभी बाढ़ आ जाती है तो नदियाँ क्या करती हैं, अपने नदियाँ ऊपर फ्लो हो जाती हैं। ओवरफ्लो होने के कारण जो उनके पास की जो फील्ड्स होती हैं, जो खेत होते हैं, वहाँ से वो टॉप सॉइल को बहाकर ले जाती हैं, जिससे वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए जो खेत होते हैं वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, अफजायु हो जाते हैं। एम्बैंकमेंट यूजुअली नदी के किनारों पर बनाए जाते हैं जो कि स्टोन्स और रॉक्स से बनाए जाते हैं। डैम्स भी फ्लड वाटर को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। डैम्स फ्लड वाटर को फील्ड्स में जाने से रोकते हैं, जिससे जो सॉइल इरोशन होता है वो नहीं हो पाता। जो वाटर डैम्स के अंदर कलेक्टेड होता है उस वाटर को जब कभी भी फार्मिंग के लिए वाटर की ज़रूरत होती है तो उसे यूज़ किया जाता है। और डैम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता ही होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कि वाटर से आपकी प्रोड्यूस होती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। Erosion and conservation are opposite to each other. You will see here the devil means erosion and angel means conservation. The devil of soil erosion are strong winds, floods, flowing water, overgrazing, deforestation and mining. The angel of soil conservation are by growing grass or fast growing plants, avoid overgrazing, making barns, terrace farming, embankment, constructing dams and afforestation. So student, I hope you will understand this lesson well. Thank you. Have a nice day.